नमस्कार, कैसे हैं? मेरे ख्याल से अच्छे होंगे। अपनी पढ़ाई लिखाई आप अच्छे से कर रहे होंगे। आज के करंट अफेयर को चलिए डिस्कस कर लेते हैं। और ये करंट अफेयर दिन भर की घटनाओं पर आधारित होता है। रेगुलर आप इसको अगर फॉलो करते हैं तो आप मान के चलिए कि आपकी तैयारी बहुत बेटर हो जाएगी, कोई भी घटना आपकी छूटेगी नहीं। पहला सवाल लेते हैं। दिल्ली ओपन 2026 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? यहाँ पे प्रश्न है कि पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? पहला है स्टेफानोस सकेलारिडिस, दूसरा है ओलिवर क्रॉफर्ड, तीसरा है सिद्धांत बंथिया, चौथा है सेमदेव देववर्मन। चौथा है सोमदेव देववर्मन। तो किसने जीता है ये पुरस्कार, ये आपसे पूछा जा रहा है। चार ऑप्शन है। अब देखिए, क्योंकि ये दिल्ली ओपन 2026 है, इसलिए ये आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है ना। दिल्ली ओपन है इसलिए आपसे ये प्रश्न पूछा जा सकता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इसका जो सही आंसर है वो सही आंसर है आपका स्टेफानोस सकेलारिडिस। क्या नाम है इनका? स्टेफानोस सकेलारिडिस। इन्होंने ये पुरस्कार जीता है। अब यहाँ पर ध्यान आपको क्या रखना है? देखिए, जब आप कुछ भी पढ़िए तो केवल इतना पढ़ के ना छोड़ दीजिए। कहाँ के हैं ये? तो ये हैं आपके ग्रीस के। कहाँ से बिलोंग करते हैं? ग्रीस से। और ये ब्रिटेन के ओलिवर क्रॉफर्ड जो ये हैं, ये हारे हैं। जो ये ओलिवर क्रॉफर्ड है, ये भाई आंसर तो ये हो जाएगा, इसको ध्यान रखिएगा। ये आपके हैं ब्रिटेन के, और ब्रिटेन की ये क्या है? ये हारे हैं, ये हारने वाले हैं। ठीक है। और ये पहला एटीपी चैलेंजर, अभी इन्होंने टूर एकल खिताब ये जीता है। सिद्धांत बंथिया ये भारत के हैं, और इनको जो दूसरा ये ध्यान रखिएगा, सिद्धांत बंथिया, और इन्होंने पुरुष युगल स्पर्धा का खिताब जीता है किसके साथ? अलंकोडर डास्की के साथ। और अलंकोडर डास्की ये बुल्गारिया के हैं। सिद्धांत बंथिया और अलंकोडर डास्की ने पुरुष युगल स्पर्धा का खिताब जीता है। दिल्ली ओपन एक एटीपी चैलेंजर टूर टेनिस टूर्नामेंट है जो हार्ड कोर्ट पर आयोजित किया जाता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है। किस पर आयोजित किया जाता है? हार्ड कोर्ट पर आयोजित किया जाता है। सोमदेव देववर्मन एकमात्र ऐसे भारतीय खिलाड़ी हैं जिन्होंने 2014-2015 में लगातार ये एकल खिताब जीता है। एटीपी का मुख्यालय वैसे लंदन में है, और लंदन यूनाइटेड किंगडम में, जो वैश्विक स्तर पर टेनिस गतिविधियों का संचालन करता है। तो ये ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये सारे के सारे फैक्ट हैं। जीता कौन है? स्टेफानोस सकेलारिडिस, ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है। हारा कौन है? ओलिवर क्रॉफर्ड, ये भी इंपॉर्टेंट है। सिद्धांत बंदिया ने पुरुष युगल स्पर्धा जीती है। अगला जो सवाल है उसको करिए। दीर्घकालिक HIV रोकथाम इंजेक्शन लेना कापाविर, इस इंजेक्शन का नाम है लेना कापाविर, का वितरण शुरू करने वाला पहला देश कौन सा बना है? यहाँ पर HIV के मामले बहुत ज्यादा, और यहाँ पर जो पहला देश बना है वो है जिम्बाब्वे। कौन सा? जिम्बाब्वे। जिम्बाब्वे कहाँ पर है? ये अफ्रीकन कंट्री है। अफ्रीकन कंट्री है जिम्बाब्वे। और ये जो इंजेक्शन दिया जाना है ये 2 बार दिया जाना है, साल में 2 बार दिया जाना है। इसको 2 बार दिया जाएगा। ठीक है, 6-6 महीने पे नॉर्मली ये 2 बार दिया जाएगा। और ये कैप्सिड इनहिबिटर नामक श्रेणी की दवा है। यहाँ पर ध्यान रखना है, ये कैप्सिड इनहिबिटर नामक श्रेणी की ये दवा है। इसे कैलिफोर्निया स्थित गिलियड साइंसेज के द्वारा विकसित किया गया है। किसने डेवलप किया है इसको? गिलियड साइंसेज ने इसको डेवलप किया है। अब जिम्बाब्वे के बारे में अगर जानकारी ली जाए तो ये हरारे इसकी राजधानी है, और इसकी जो आधिकारिक मुद्रा है वो जिम्बाब्वे गोल्ड है, जिग इसको बोलते हैं। HIV संक्रमण की रोकथाम में यह इंजेक्शन पारंपरिक दैनिक गोलियों की तुलना में अधिक प्रभावी और अधिक सुविधाजनक साबित हो सकता है। अभी तक गोली दी जाती थी, टैबलेट दी जाती थी, तो इंजेक्शन देखिए ज़्यादा प्रभावकारी होता ही है। अगर रिलीफ चाहिए तेजी से तो कई बार इंजेक्शन दिया जाता है। कई बार ऐसा होता है कि जो गोलियां होती हैं उतना अच्छा उनका इफेक्ट नहीं होता है। तो विश्व स्तर पर ये पहल की गई है, जिम्बाब्वे ने ये ऐसा किया है। और जो HIV एड्स दिवस जो मनाया जाता है वो 1 दिसंबर को मनाया जाता है, और इसका उद्देश्य HIV संक्रमण के प्रति लोगों में क्या है? जागरूकता फैलाना होता है। अगला जो प्रश्न है, 2026 में नीदरलैंड के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसने पदभार संभाला है? 2026 में जो यहाँ पर आम चुनाव हुए, कहाँ पर? नीदरलैंड में। तो गठबंधन सरकार के नए अभी प्रधानमंत्री के तौर पर
इन्होंने शपथ ली है, और ये शपथ ली है रॉब जेटन ने। किसने ली है? रॉब जेटन ने है। ठीक है, नीदरलैंड के ये नए प्रधानमंत्री बने हैं, और इसकी राजधानी जो है वो एम्स्टर्डम है। एम्स्टर्डम, नीदरलैंड की जो राजधानी है वो एम्स्टर्डम है। और लेकिन यहाँ पे ध्यान रखिएगा, जो सरकार का मुख्यालय है वो द हेग में है। यहाँ पे जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है? वो द हेग में है। ठीक है, और यहीं पर द हेग में इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का मुख्यालय भी है। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र का प्रमुख न्यायिक अंग है आईसीजे, उसका मुख्यालय भी यहीं पर है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नीदरलैंड यूरोपीय संघ का सदस्य भी है, और आधिकारिक मुद्रा जो इसकी है दैट इज यूरो। इसकी आधिकारिक जो मुद्रा है वो यूरो, और ये यूरोपीय यूनियन का ये मेंबर है नीदरलैंड। ध्यान रखिएगा। अगला जो प्रश्न है, भारत ने हाल ही में किस देश के साथ दोहरे कराधान निवारण समझौते डीटीसी डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट विथ व्हिच कंट्री, किसके साथ ये इसने प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए हैं, ये पूछा जा रहा है। तो फ्रांस, जर्मनी, यूएसए, जापान, किसके साथ किए हैं? तो ये भारत ने किया है फ्रांस के साथ। डीटीसी में संशोधन करने के लिए एक महत्वपूर्ण प्रोटोकॉल पर यह हस्ताक्षर किया है कि इसका जो दोहरा कराधान निवारण समझौता है उसमें क्या करना है? संशोधन करना है। ठीक है, तो तकनीकी सेवाओं के लिए शुल्क की परिभाषा को और स्पष्ट किया गया है, इसमें संशोधित करके और स्पष्ट किया गया है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और हस्ताक्षरकर्ता जो थे इसमें सीबीडीटी के अध्यक्ष रवि अग्रवाल ने इसमें हस्ताक्षर किए हैं। और भारत में फ्रांसीसी जो राजदूत हैं वो थियरी माथो ये भी इसमें शामिल थे। तो रवि अग्रवाल और थियरी माथो ये इसमें शामिल थे। अब समझौते में मोस्ट फेवर्ड नेशन खंड को प्रभावी रूप से हटा दिया गया। जो एमएफएन था, एमएफएन खंड, वहां से मोस्ट फेवर्ड जो नेशन है उसको हटा दिया गया है। ये सवाल आपसे पूछा जा सकता है। भारत और फ्रांस के बीच सुरक्षा सहयोग मजबूत है। शक्ति, वरुण और गरुण जैसे द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास होते रहते हैं। ये भी सवाल आपसे कई बार पूछा जाता है। अगला जो प्रश्न है उसका जवाब दीजिए। हाल ही में विश्व महासागर विज्ञान कांग्रेस 2026 का उद्घाटन कहां पर किया गया? गोवा, कोच्चि, चेन्नई, विशाखापत्तनम, सारे बंदरगाह शहर दिए हुए हैं। तो यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा? ये गोवा में किया गया। और इसका जो उद्घाटन किया है वो किसने किया है? यहाँ पे किया है प्रमोद सावंत ने इसका उद्घाटन किया है। और यहाँ पे एक स्थान है डोना पावला, ये स्थान है डोना पावला में ये किया गया है। ठीक है, इसकी जो थीम है वो इम्पोर्टेंट है, इसका जो विषय है वो इम्पोर्टेंट है। ये है महासागर स्वास्थ्य और सतत विकास, ये रखा गया है। ठीक है, समुद्री पारिस्थितिक तंत्र में के संरक्षण पर केंद्रित ये सम्मेलन ये रखा गया। ठीक है, गोवा में राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान और राष्ट्रीय ध्रुवीय महासागर अनुसंधान केंद्र जैसे महत्वपूर्ण संस्थान ये स्थित है। ठीक है, भारत की विशाल तटरेखा 7516.6 किलोमीटर है, जो इसी समुद्री संसाधनों के मामले में रणनीतिक लाभ प्रदान करती है। अच्छा, भारत की जो तटरेखा है उसकी लंबाई अगर द्वीपीय देशों को मिला दिया जाए तो जो भारत की कोस्टल लेंथ है ना, कोस्टल लेंथ ऑफ इंडिया कितनी है जो अपडेटेड है, ये आपसे सवाल पूछा जा सकता है। तो इसमें जो अपडेट होके आई है वो अब कितनी हो गई है? वो 11,098.81 किलोमीटर, ये इतनी अब है, ये ध्यान रखना, 11,098.81 किलोमीटर। ठीक है, तो इसमें पुराना जो आंकड़ा है वो ये था। अब इसको अपडेट कर लीजिए आप, अब ये वाला आंकड़ा इसको यूज कीजिएगा। वैसे विश्व महासागर दिवस जो मनाया जाता है वो 8 जून को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 8 जून को। ठीक है, समुद्री संसाधनों के सतत प्रबंधन के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए ये मनाया जाता है, ध्यान रखना है। अगला जो प्रश्न है उसका जवाब दीजिएगा। किस बंदरगाह पर 1500 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उद्घाटन किया गया जिसमें हरित हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट भी शामिल है? कौन सा बंदरगाह है? बीओसी पोर्ट तूतीकोरिन, चेन्नई पोर्ट चेन्नई बंदरगाह, पारादीप और कांडला बंदरगाह।
कहाँ पर? तो ये जो है बीओसी पोर्ट है तूतीकोरिन में। और जो केंद्रीय मंत्री हैं सर्बानंद सोनोवाल, उन्होंने ये कहाँ पे पड़ता है? तूतीकोरिन, तमिलनाडु में। और तमिलनाडु में ये जो योजनाएं इनका उद्घाटन किया। और हरित हाइड्रोजन जो प्रोजेक्ट है इसमें भी ये भी इसमें शामिल है। और ये भारत का पहला ऐसा बंदरगाह है जिसके परिसर में ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन की सुविधा होगी। ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन की जो सुविधा है वो फर्स्ट ऐसा बंदरगाह ये बन गया है जहां पर है। ठीक है ना? तो वीओसी का मतलब वीओ चिदम्बरम पिल्लई, उनके नाम पर यह बंदरगाह है। ये एक स्वतंत्रता सेनानी थे, कप्पलोटिया तमिजान, यानी कि तमिल पतवार चालक के तौर पर इनको जाना जाता है। ठीक है? भारत में जो टोटल बंदरगाह है मेजर, उनकी संख्या कितनी है? मेजर पोर्ट, तो मेजर जो पोर्ट है उनकी संख्या है 12 बंदरगाह है। समुद्री व्यापार के केंद्र बिंदु के तौर पर ये 12 बंदरगाह सबसे महत्वपूर्ण है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और एक भारत सरकार की सागरमाला परियोजना है। कौन सी परियोजना है? सागरमाला परियोजना। तो सागरमाला परियोजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? बंदरगाहों के नेतृत्व में इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट करना, बंदरगाहों के नेतृत्व में इसका विकास करना। अगला जो प्रश्न है, हाल ही में किसने 60 से अधिक देशों के साथ संसदीय मैत्री समूहों की स्थापना की है? मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। इसके पिछले सेशन में भी हमने इस बारे में चर्चा की थी। ओम बिरला, नरेंद्र मोदी, एस जयशंकर, जगदीप धनखड़। 60 से अधिक देशों के साथ मैत्री समूहों के गठन की घोषणा किसने की है? तो ये की है संसदीय कूटनीति और वैश्विक संवाद को बढ़ावा देने के लिए ओम बिरला ने। किसने की है? ओम बिरला ने। जो हमारे यहाँ का आर्टिकल है 93, लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, इसी के तहत जो लोकसभा के स्पीकर हैं और लोकसभा के जो डिप्टी स्पीकर हैं, है ना, डिप्टी स्पीकर है, तो स्पीकर और डिप्टी स्पीकर ये दोनों के दोनों के पद की व्यवस्था आर्टिकल 93 के तहत की गई। ठीक है। अब जो अंतर संसदीय संघ एक है हमारे यहाँ वर्ल्ड लेवल पर, आईपीयू इसको बोलते हैं, है ना, इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन। इसका हेडक्वार्टर आपसे पूछा जा सकता है, तो इसका हेडक्वार्टर पड़ता है जिनेवा में। कहाँ पड़ता है? इसका हेडक्वार्टर जिनेवा में पड़ता है। और ये दुनिया भर की जो संसद हैं उन संसदों के मध्य में क्या करता है? समन्वय स्थापित करने का कार्य करता है। ठीक है। अगला जो प्रश्न है उसका जवाब दीजिए। एशिया आर्थिक संवाद 2026 का 7वां संस्करण आयोजित किया जा रहा है। कहां पर इसका आयोजन किया जा रहा है? पुणे, नई दिल्ली, मुंबई, गांधीनगर। कहां पर आयोजन किया जा रहा है? तो इसका आयोजन किया गया 7वां संस्करण पुणे में आयोजित किया गया। ठीक है। और इस सम्मेलन का जो मुख्य विषय है भू अर्थशास्त्र वैश्वीकरण से परे, जियो इकोनॉमिक्स बियॉन्ड ग्लोबलाइजेशन, यह है 7वां संस्करण है एशिया आर्थिक संवाद का। विदेश मंत्रालय का एक प्रमुख वार्षिक भू अर्थशास्त्रीय सम्मेलन है, यानी कि है अर्थशास्त्र लिखा हुआ है, लेकिन अर्थशास्त्र का मतलब ये नहीं है कि इसको वित्त मंत्रालय के द्वारा किया जाता है। इसको किया किसके द्वारा जाता है? इसको विदेश मंत्रालय के द्वारा किया जाता है। पुणे इंटरनेशनल सेंटर है, इस आयोजन में विदेश मंत्रालय के सहयोगी भागीदार के तौर पर कार्य करता है। जो पुणे इंटरनेशनल सेंटर है वहीं पर इसका आयोजन किया गया है। ठीक है। भू अर्थशास्त्र एक ऐसा विषय है जिसमें राष्ट्र अपने राजनीतिक और रणनीतिक हितों की पूर्ति के लिए आर्थिक संसाधनों का प्रयोग करते हैं। अपने रणनीतिक, है ना, और राजनीतिक हितों की पूर्ति के लिए आर्थिक संसाधनों का प्रयोग करते हैं, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? भू अर्थशास्त्र। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रीय आरोग्य मेला 2026 का उद्घाटन कहां पर किया? मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। किसने किया? राष्ट्रपति महोदया ने। कहां पर किया? सेंगांव महाराष्ट्र, ऋषिकेश उत्तराखंड, भोपाल मध्य प्रदेश, जयपुर राजस्थान। कहां पर किया? सेंगांव महाराष्ट्र में। ठीक है। वहां पे बुल्हाड़ा जिला एक पड़ता है, बुल्हाड़ा जिला, तो बुल्हाड़ा डिस्ट्रिक्ट में इसको किया है राष्ट्रीय आरोग्य मेला 2026 का उद्घाटन। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। और इस मेले का आयोजन आयुष मंत्रालय के द्वारा अखिल भारतीय आयुर्वेदिक कांग्रेस के सहयोग से पारंपरिक चिकित्सा को बढ़ावा देने के लिए किया गया। आयुष में आप जानते हैं आयुर्वेद, योग, प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी, ये
प्रणाली है। आयुष का अगर आपसे पूछ लिया जाए कि आयुष का अर्थ क्या है तो आप ये बताएंगे। 2014 में पारंपरिक चिकित्सा प्रणालियों के विकास और मानकीकरण के लिए एक अलग से आयुष मंत्रालय का गठन किया गया था। 2014 के पहले आयुष मंत्रालय नहीं हुआ करता था। यानी कि जो हमारी पारंपरिक पद्धतियां हैं उनको कैसे क्या किया जाए, उनको भी लोगों के मध्य लाया जाए, इसलिए इसका गठन किया गया था। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह के अनुसार वर्ष 2031 तक हथकरघा निर्यात के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है? 10 बिलियन अमेरिकी डॉलर, 5 बिलियन, 15 बिलियन या 20 बिलियन अमेरिकी डॉलर। तो राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम के 43वें स्थापना दिवस पर 2021 तक 10 बिलियन अमेरिकी डॉलर निर्यात का, एक्सपोर्ट का ये लक्ष्य रखा गया है। 10 बिलियन अमेरिकी डॉलर निर्यात किया जाएगा। ठीक है। और आपको यहाँ पर पता होना चाहिए कि भारत वर्तमान समय में पूरी दुनिया में आप देखेंगे उत्पादित होने वाले कुल हाथ से बुने जो हैंड वुलन कपड़े हैं उनका 95% उत्पादन अकेले करता है। 95% जो प्रोडक्शन है हैंड वुमेन का, तो हैंड वुमेन का ये 95% ये करता है। और भारत में 1905 के स्वदेशी आंदोलन की स्मृति में हर साल 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के रूप में मनाया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है। हथकरघा क्षेत्र भारत में कृषि के बाद रोजगार का दूसरा सबसे बड़ा स्रोत है और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ बनाने में एक अहम रोल अदा करता है। कृषि के बाद सबसे ज्यादा इससे रोजगार मिलता है। तो हथकरघा पूरे, मतलब आप सोचो, हथकरघा पूरे विश्व स्तर पे 95% भारत में जितना भी हथकरघा से बुनाई होती है। ठीक है। 22 फरवरी 1983 को हमारे यहाँ हथकरघा विकास निगम राष्ट्रीय स्तर पर यह स्थापित किया गया था और ये ग्रेटर नोएडा में इसका मुख्यालय है। ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, यूपी से ही ये रिलेटेड है। तो ये रहा आपका करंट अफेयर का आज का सेशन। आप लोग इससे जुड़े रहें, आप लोग इसको देखते रहें। फिर हम नए सेशन में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।